चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। कोई ऐसी वैसी जगह नहीं, बल्कि हजारों साल पीछे समय में एक ऐसी दुनिया जो आज से बहुत ही अलग थी। पर जानते हैं, उसके कुछ सिद्धांत, कुछ उसूल इतने मॉडर्न थे कि आप हैरान रह जाएंगे। जरा सोचिए, आज से 3,500 साल पहले का भारत। आज की तरह बड़े बड़े शहर, ऊंची इमारतें, कुछ नहीं था। जिंदगी कहाँ थी? जिंदगी थी नदियों के किनारे, छोटी छोटी बस्तियों में। बस वहीं पर नप रही थी। और यहीं से शुरुआत होती है ऋग्वेदिक दुनिया की। और इस दुनिया के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है कि क्या उस जमाने में, उस प्राचीन समाज में औरतों को आज़ादी थी? क्या उन्हें बराबरी का हक था? इसका जवाब शायद वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। तो चलिए मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कौन सा समय था, कैसा समाज था। हम बात कर रहे हैं ऋग्वेदिक समाज की। ये वो समाज था जो सप्त सिंधु 7 नदियों की धरती पर बसा था और वहीं फला फूला। तो टाइमलाइन क्या है? हम बात कर रहे हैं करीब करीब 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच के दौर की। और पता है, यही वो टाइम था जब भारत का सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद लिखा गया। और सच पूछिए ना, तो हमें इस समाज के बारे में जो कुछ भी पता है ना, वो ज्यादातर वहीं से पता चलता है। अच्छा, तो इस समाज का जो स्ट्रक्चर था ना, वो बड़ा दिलचस्प था। यहाँ के लोग खुद को आर्य कहते थे। आर्य मतलब श्रेष्ठ या सभ्य। हाँ, ये सच है कि समाज का ढांचा पितृसत्तात्मक था, मतलब मर्दों का दबदबा था। पर इसके बावजूद औरतों को कमाल की आज़ादी थी। कोई ऊंच नीच, कोई जात पात वाला सिस्टम नहीं था। बंटवारा था, लेकिन काम के आधार पर। और सबसे चौंकाने वाली बात, औरतें सभाओं में हिस्सा लेती थीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो धार्मिक मंत्र भी लिखती थीं। सोच सकते हैं। तो अब बात करते हैं जिंदगी के पहले पड़ाव की, यानी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा की। और यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क था। उस जमाने में शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी पाना नहीं था, बल्कि एक अच्छा इंसान बनना, चरित्र बनाना था। बस एक लाइन में उनकी सोच को समझना हो तो ये है, विद्या सबके लिए थी, भेदभाव नहीं। मतलब ज्ञान पर किसी एक का हक नहीं था, ना किसी वर्ग का, ना किसी लिंग का। सबके लिए दरवाजे खुले थे। और यही वो बात है जो उस समाज को इतना इतना प्रोग्रेसिव बनाती है। और उनकी पढ़ाई सिर्फ किताबों तक ही नहीं थी। अरे नहीं, वेद और मंत्र तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ घुड़सवारी, तीरंदाजी, यहाँ तक कि गणित जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी सिखाए जाते थे। और तो और म्यूजिक, डांस, इन कलाओं की भी बड़ी अहमियत थी। मतलब एक कंप्लीट पर्सनैलिटी बनाने पर जोर था। और सबसे बड़ी बात, ये पढ़ाई लिखाई सिर्फ लड़कों के लिए नहीं थी। लड़कियां भी लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पढ़ती थी। उस जमाने में कोई बाल विवाह नहीं होता था। पहले पढ़ाई, फिर शादी। और इसका सबूत, घोषा, लोपामुद्रा, अपाला, ये ऐसी महिला ऋषि थी जिन्होंने खुद ऋग्वेद के मंत्र लिखे। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि औरतों को इंटेलेक्चुअली कितनी इज्जत दी जाती थी। ठीक है, तो पढ़ाई पूरी हो गई। अब आता है जिंदगी का अगला पड़ाव, शादी। लेकिन रुकिए, ये वैसी शादी नहीं थी जैसी आज हम सोचते हैं। ये दो बराबर के लोगों का मिलन था। एक ऐसा जश्न जिसे पूरा का पूरा समाज मिलकर मनाता था। तो शादी होती कैसे थी? सबसे जरूरी चीज थी आपसी रजामंदी। लड़की को अपना पति खुद चुनने का पूरा हक था, जिसे हम स्वयंवर के नाम से जानते हैं। जब दोनों राजी हो जाते, तब अग्नि को गवाह मानकर और 7 कदम साथ चलकर ये रिश्ता पक्का हो जाता था। और कमाल की बात देखिए, ये परंपरा हजारों साल बाद आज भी जिंदा है। तो इससे एक बात तो साफ है, शादी कोई धार्मिक मजबूरी या बोझ नहीं थी। ये एक सोशल फेस्टिवल था, एक जश्न था। नाच गाना, खुशियाँ, पूरा समुदाय एक साथ आता था। और हाँ, एक और जरूरी बात, उस जमाने में दहेज जैसा कुछ था ही नहीं। अच्छा, जिंदगी में सिर्फ शादी ब्याह ही नहीं था, और भी कई त्योहार और उत्सव थे। ये त्योहार लोगों को, पूरे समुदाय को एक साथ लाने का एक जरिया थे, एक दूसरे के साथ जुड़ने और आभार जताने का। तो क्या क्या होता था? यज्ञ होते थे, अग्नि की पूजा होती थी, इंद्रोत्सव मनाया जाता था। और इन सब का मकसद एक ही था, भगवान का आशीर्वाद मिले, खेती अच्छी हो, और सबसे जरूरी, पूरा समाज एक साथ मिलकर रहे। साथ में खाना पीना, नाचना गाना, बस यही इन त्योहारों की जान हुआ करती थी। तो इन सब बातों के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर इस समाज के लिए एक अच्छी जिंदगी का मतलब क्या था?
वो कौन से उसूल थे जिन पर इनकी जिंदगी टिकी थी। तो क्या थी उनके लिए असली दौलत? पैसा, जमीन नहीं, सिर्फ 3 चीजें। सिर्फ 3 चीजें थीं जिन्हें वो असली संपत्ति मानते थे। क्या थीं वो? जवाब है गाय, सोना और पुत्र। गाय क्यों? क्योंकि उससे दूध मिलता था, खेती में मदद मिलती थी, मतलब वो जिंदगी का आधार थी। सोना, वो तो खैर समृद्धि की निशानी था। और पुत्र, उसे वंश को आगे बढ़ाने वाला माना जाता था। इन 3 चीजों से ही पता चलता है कि उनकी दुनिया कितनी प्रैक्टिकल थी और प्रकृति से कितनी गहरी जुड़ी हुई थी। तो आखिर में एक सवाल। ऋग्वैदिक समाज देखने में भले ही बहुत सीधा साधा था, पर क्या उसके सिद्धांत आज के जमाने के नहीं लगते? सोचिए, औरतों की पढ़ाई, शादी में उनकी मर्जी और बिना किसी भेदभाव के सबको ज्ञान देने का अधिकार। ये सारी बातें तो आज भी कितनी जरूरी हैं, कितनी रेलेवेंट हैं। और ये हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या हम तरक्की की इस दौड़ में कुछ बहुत जरूरी, बहुत इंसानी मूल्यों को कहीं पीछे छोड़ आए हैं? वो मूल्य जिन्हें शायद हमारे पूर्वज हमसे कहीं बेहतर समझते थे।